जैसे कि हम लोग को देखना है क्या, रिटर्न्स ऑफ इनकम। नाउ व्हाट इज रिटर्न्स ऑफ इनकम को जरा समझते हैं पहले। तो इससे पहले हम लोगों ने पैन तक देख लिया था। सबसे पहले पैन बनाना होता है, फिर पैन को वेबसाइट पे क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है। नेक्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम की बात करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे हम फाइल करते हैं। तो यहाँ देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना प्रैक्टिकली तो हम लोग क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बस यहाँ पे हमें देखना है इसको, इसका थियरी वाला पॉइंट की आईटीआर 1 किसके लिए। तो ऑलरेडी हम लोग ने पहले भी स्टडी किया कि आईटीआर 1 किसके लिए होता है। आईटीआर 1 उन लोगों के लिए, सैलरी क्लास के लिए। बेसिकली किसके लिए, सैलरी क्लास। अगर आपकी इनकम सैलरी, मतलब सैलरी इनकम हो आप, तो ऐसे में आपके लिए आईटीआर 1 सबसे बेस्ट है। और इसमें ध्यान रहे, इनकम कितने तक होनी चाहिए, 50 लाख तक। साथ ही साथ एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप शो कर सकते हो। अदर सोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही इनकम, कौन सी, इंटरेस्ट की इनकम, ये शो कर सकते हो। और इसके अलावा कोई कैजुअल इनकम होगी तब फिर ऐसे में आईटीआर 1 आपके लिए नहीं है। ठीक। तो आईटीआर 1 किसके लिए सर, जैसे कि बोला सैलरी क्लास। इनकम का कितने तक होनी चाहिए, 50 लाख तक, नॉट मोर देन दैट। और इसमें क्या दिखा सकते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अगर एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी है तो आईटीआर 1 नहीं चलेगा। अदर सोर्स में सिर्फ कौन सी इनकम की बात करता है, इंटरेस्ट की इनकम। कोई और इनकम होगी तो अगेन आईटीआर 1 नहीं चलेगा। ठीक। नाउ नेक्स्ट आईटीआर 2। आईटीआर 2 किसके लिए होती है, 4 हेड्स की इनकम एक्सेप्ट पीजीबीपी। पीजीबीपी छोड़ दो, बाकी चारों हेड की इनकम अगर है। अगर मान लो किसी की सैलरी 50 लाख से ऊपर है, तो ऐसे में आईटीआर 1 नहीं, बल्कि वो क्या फाइल करेगा, आईटीआर 2। मान लो सैलरी क्लास है 50 लाख से कम ही है, लेकिन उसकी 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तब वो कौन सा फाइल करेगा, आईटीआर 2। या फिर उसने अदर सोर्स में सपोज करो शेयर वेयर बेच के कुछ कमा लिया है ना, या कोई कैजुअल इनकम हो गई, तब भी वो क्या फाइल करेगा, आईटीआर 2। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो जो जिसके लिए आईटीआर 1 नहीं है तो वो आईटीआर 2 फाइल कर सकता है इजिली। नो, आईटीआर 3 किसके लिए, पीजीबीपी के लिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, तो आपके लिए कौन सा आईटीआर है, आईटीआर 3। ठीक है। हालांकि इसमें मेनली तो पीजीबीपी के लिए ही है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट ये सब देना पड़ता है। और अगर आपका ऑडिट हो रहा है 1 करोड़ से ऊपर है तो ऑडिट भी होगा, ऑडिट रिपोर्ट भी इसमें अटैच करना होगा। और ये मत सोचना सिर्फ पीजीबीपी इनकम, एग्जैक्टली इसमें पांचों हेड की इनकम दिखा सकते हो, लेकिन मेनली किसके लिए बनाया गया, पीजीबीपी वालों के लिए। आईटीआर 4 किसके लिए, जो लोग कंपोजिशन स्कीम में आते हैं, किस में आते हैं, स्कीम, जिसको हम लोग प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम बोलते हैं। बेसिकली कंपोजिशन तो जीएसटी में बोला जाता है, यहाँ पे प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। अगर आप बिजनेसमैन हो, आप 44 एडी में आते हो, 44 एडीए में आते हो, 44 ए में आते हो। याद है 44 एडी, बिजनेसमैन 2 करोड़ से कम का टर्नओवर है, अपनी सेल का 8% प्रॉफिट दिखा दे, तो उसे ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, ना टैक्स ऑडिट करनी है। एडीए प्रोफेशनल है, वो अपने रेवेन्यू का, अपनी रिसिप्ट का 50% इनकम दिखा दे, तो अगेन 44 ए 10 से कम गुड्स कैरिज व्हीकल है। गुड्स कैरिज व्हीकल कितने से कम होनी चाहिए, 10 या 10 से कम। तो पर ट्रक पे आपको याद होगा 7,500 पर मंथ इनकम शो करनी है। तो ये लोग को अपना आईटीआर फाइल करते हैं आईटीआर 4 में। तो लिखा है इंडिविजुअल एचयूएफ बीइंग अ रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, है ना, हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन दिस वन, है ना। तो ऐसे में वो क्या फाइल करेंगे, आईटीआर 4। नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी एंड हैज इन्वेस्टेड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, उनके लिए आईटीआर 4 नहीं है। आईटीआर 5 किसके लिए होता है सर, आईटीआर 5 होता है किसके लिए, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पर्सन फाइलिंग आईटीआर 7। यानी कि ये सर ये है किसके लिए, ये है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। किसके लिए, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म कौन सा फाइल करता है, आईटीआर 5। और कौन फाइल करेगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो सब आए ना इसमें, वो लोग आईटीआर 5 फाइल करते हैं। आईटीआर 6 किसके लिए, ये कंपनीज के लिए, लिमिटेड कंपनीज। आईटीआर 7 किसके लिए, ये आता है किसके लिए, पर्सन इंक्लूडिंग कंपनी रिक्वायर्ड फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C 4D। यानी जो ट्रस्ट वस्ट होते हैं, क्या होते हैं, ट्रस्ट, मंदिर, है ना, ये सब लोग जो, ये लोग कौन सा आईटीआर फाइल करेंगे, आईटीआर 7। यूनिवर्सिटी, ये लोग कौन सा आईटीआर फाइल करेंगे, यानी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वाली बात कर रहे हैं। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ये लोग कौन सा आईटीआर फाइल करेंगे,
ITR 7। तो टोटल मिला के 7 ITR होते ही हमें पता होना चाहिए, और किसके लिए क्या सही है, सुटेबल है, ये आपको समझना है। ड्यू डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न्स हम लोग को पता है, जितने भी बंदे जिनका भी ऑडिट नहीं होता है उनके लिए लास्ट डेट होता है 31 जुलाई। बाकी इनकम टैक्स के पास ये पावर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पावर है कि ये ड्यू डेट को आगे बढ़ा सकती है। जैसे कि इस फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में आपको पता है असेसमेंट ईयर 25-26 है, इस बार क्या किया था 15 सितंबर तक बढ़ाया था, जुलाई की जगह कब तक कर दिया था 15 सितंबर, और प्लस एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था बाद में, 16 तक कर दिया था, नहीं बस 16 तक, दैट्स इट। मतलब नॉर्मली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 31 जुलाई, बट इसको एक्सटेंड कर सकती है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जिसका अकाउंट्स ऑडिट नहीं होता उनके लिए 31 जुलाई, जिनका अकाउंट्स ऑडिट होता है उनके लिए 31 अक्टूबर, नॉट 30 सितंबर, ये पुराना है। तो यानी यहाँ पे आना क्या चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए कौन सा डेट, 31 अक्टूबर, ठीक है ना, 31 अक्टूबर, ये नया डेट है। अब ये 31 अक्टूबर को होता है, समझे कि नहीं समझे। तो समझे कि नहीं समझे, 31 अक्टूबर को अब रिटर्न फाइल होता है यहाँ पर, जिनका अकाउंट्स ऑडिट होता है। तो अभी देखो क्या चल रहा है, इस समय सितंबर चल रहा है, अगले महीने एंड तक है ना। तो सारे के सारे ऑडिट जिनका भी होता है सबका फाइनलाइज किया जा रहा है। लेट फीस फॉर डिलेड, मतलब इस समय समझ लो सीए के ऑफिस में बहुत काम है अब ऑडिट वालों का, है ना। लेट फीस फॉर डिलेड सबमिशन ऑफ रिटर्न, सबको पता है लेट फीस कितनी होती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है और आप असेसमेंट ईयर में फाइल कर रहे हो तो आपकी लेट फीस कितनी होती है, तब लेट फीस होती है 1000 रुपीज। अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो 5 लाख से अबव है, आप सितंबर अक्टूबर क्रॉस कर गए, दिसंबर तक फाइल कर देना तो 5,000 रुपये फाइन, दिसंबर भी क्रॉस कर गए तो 10,000 रुपये फाइन आपको देना पड़ेगा, समझ गए। तो ये मोड ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, आईटीआर कैसे फाइल करते हैं सर। तो अगर हम बात करें क्या अब तो सभी लोग ऑनलाइन फाइल करते हैं सर, तो ऑनलाइन ही रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं आईटीआर 1 से लेकर के आईटीआर 7 तक। कैसे फाइल होता है, ऑनलाइन, ठीक है। एक इंडिविजुअल कौन सा रिटर्न फाइल करेगा, कोई बता सकता है। एक इंडिविजुअल और एचएफ कौन से रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उनके लिए सिर्फ 4 ही रिटर्न है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए आप अपना लॉगिन करो पैन, आप भी देख लेना, ऑप्शन में सिर्फ यही 4 आएंगे, 5 आएगा नहीं वो फर्म के लिए, 6 आएगा नहीं वो कंपनी के लिए, 7 आएगा नहीं वो ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है ना, आपके में नहीं आएगा। अब क्या होता है, हाँ, जो ये कंपनी वंपनी का जो फाइल करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है उसमें, किसमें, कंपनी के केस में। जब कंपनीज का रिटर्न फाइल करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है, बट उसमें डीएससी चाहिए होगा। डीएससी क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी बनवाना पड़ता है। नॉर्मली डीएससी क्या होता है, जैसे ऐसे मत सोचना वो जो तुम लोग फोटो खींच के डालते हो सिग्नेचर, डीएससी बनवाना पड़ता है। तो नॉर्मली डीएससी किसी को बनवाना है कंपनी में, तो कौन बनवाता है, उसके जो डायरेक्टर होते हैं। कौन बनवाएगा, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको डीएससी बनवाना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। तो ये बनाता कौन है, नॉर्मली कोई भी सीए लोग होते हैं, सीए सीएस ये लोग होते हैं, ये लोग बनवाते हैं। आपको जाना है, वो एक फॉर्म भरवाएंगे तुमसे, फॉर्म भर के उन्हें दे दो, फिर पता चलता है 24 घंटे 48 घंटे में जो भी है आपके मेल पे आ जाता है। और कई लोग क्या होता है, मेल पे आ जाता है एक विनजिप करके फाइल, आप उसको अटैच कर लो। और आजकल वो देखो वो थोड़ा अनसिक्योर होता है, तो ज्यादातर लोग डोंगल वाला मंगाते हैं, तो उसमें एक पेन ड्राइव जैसा डिवाइस आएगा, उसी में तुम्हारा क्या होता है, सिग्नेचर होती है ना। तो अगर तुम्हें अगर जानकारी चाहिए डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया जगह जगह गूगल पे जाओ, यहाँ पे बस इतना लिखना है डिजिटल सिग्नेचर। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है ना। ये क्रिप्टोग्राफिक मेथड होता है वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिसिटी एंड
इंटीग्रिटी। अब तुम कहीं भी देखो, अब ऑनलाइन फाइल करोगे तो उसमें साइन तो कर नहीं सकते हो। बाकी तुम कंपनी हो, कंपनी के डायरेक्टर, तुम्हारा आधार से भी नहीं होगा, आधार से ईवीसी के थ्रू होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, तो वो भी तुम्हारा नहीं होगा, तो डीएससी कंपनी की तरफ से होना है, तो डीएससी बनवाना पड़ता है। ठीक है ना। और डीएससी बनाने वाली भारत में कंपनियां कौन है? जो नहीं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ये लोग बनाती है। ये लोग इनक्रिप्ट करके एक फाइल बना देंगे और एक पेन ड्राइव में डाल देंगे और वो आपको दे देंगे। जब भी तुमको लगाना हो, पेन ड्राइव लगाना होगा, वहां कहेगा अटैच करो। जैसे आप नहीं मेल वाला अटैच करते हो, मेल में फाइल वाला अटैच करते हो, वैसे अटैच करके सिग्नेचर, जब कहेगा डिजिटल सिग्नेचर अटैच, अटैच करोगे, फिर वो लोकेशन पकड़ा दोगे जहां पे भी तुम्हारा डोंगल जैसे तुमने लगाया, ई ड्राइव बता रहा है, तो ई ड्राइव पकड़ाओ। जैसे ही वो पकड़ाओगे तुरंत वो मांगता है पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड भी मिलता है, तो पासवर्ड भी वहां पे टाइप करोगे, तब जाके वो सिग्नेचर आएगा वहां पे। और ये सिग्नेचर वैलिड होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और प्लस एक इंटरनेशनल डिजिटल सिग्नेचर भी बनता है कि इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में भी तुम्हारा वो डिजिटल सिग्नेचर एक्सेप्ट कर सके। दोनों के चार्जेस अलग होते हैं, तो वो जिसको जरूरत होगी, हम आप डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनवा सकते हैं। पूछेगा ना क्यों बनवा रहे हो, उसका रीजन तो, कोई तो अथॉरिटी तुम होने चाहिए कि नहीं सर मन कर रहा है डिजिटल सिग्नेचर बनवाने का, ऐसा नहीं होता सर। ठीक है ना, आपको बताना पड़ेगा क्यों आप डिजिटल सिग्नेचर बनवा रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा इसके बारे में दिया है ना। इट फंक्शन डिजिटल इवेलुएट हैंड राइटिंग सिग्नेचर बट यूज द यूनिक मेथड एल्गोरिदम टू डिजिटल सिग्नेचर इशूइंग बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, है ना। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द, क्या है, हाँ, डिजिटल फिंगरप्रिंट, और ये सब की चीज भी चाहिए होता जो भी है। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना, तो तुमको डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कुछ हद तक समझ में आ जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, इसको ई साइन, ये नहीं कि क्या कि कागज, सादे कागज पे सिग्नेचर मारे, फोटो खींचे लगा रहे हो, वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता है सर। डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होता है। और आपको ये जानना है कि भारत में कौन सी कंपनी है जो डिजिटल सिग्नेचर बनाती है ना। हु, कंपनी इंगेज टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर। तो भारत में जो कंपनियां हैं जो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर बनाती हैं, तो यहाँ पे दिया था 10 प्रोवाइडर्स, गलत मैंने खोल दिया। कंपनीज का नहीं दिया है क्या लिस्ट? ये इसमें नहीं, एडोप्ट करके तो नहीं है। इन इंडिया बोलना चाहिए। ये दिया है, ये प्रोवाइडर्स अभी मुद्रा है, प्रो डिजिटल, अलंकित है, पता नहीं क्या क्या है, तो ये सब कंपनीज है। ये दे रखा है, कंपनीज की सीधे वेबसाइट भी दे दिया है, किसी अप्लाई फॉर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, है ना, तो उस कंपनी पे भी जाके सीधे तुम डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर सकते हो। ठीक। बाकी गवर्नमेंट की भी साइट है जहां से जा करके आप क्या कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते हो। एमसीए की साइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है ना। देखो, एसोसिएट विद जेडीएससी, तो गवर्नमेंट की भी साइट है जहां पे आप जा करके क्या कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते हो। बट ज्यादा बेटर होता है सीधे सीए के पास जाओ, वो आपका बनवा देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे माई एमसीए सर्विसेज है, मास्टर डेटा डीएससी सर्विसेज, एक्वायर डीएससी, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे भी जा करके आप अपना डीएससी एक्वायर कर सकते हो। ठीक।
तो डिजिटल सिग्नेचर के साथ इनको करना पड़ता है। फर्म को भी देखो यहाँ पे, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में जो बंदा ऑथराइज होता है उसका ईवीसी भी लग जाता है आधार के थ्रू, अदरवाइज किसके थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर। और हम इंडिविजुअल एचयूएफ तो सिर्फ और सिर्फ किससे करेंगे, ईवीसी के थ्रू, है ना। और एक होता है कि आईटीआरवी, है ना, वेरिफिकेशन फॉर्म। अगर आप चाहते हो क्या डिजिटल सिग्नेचर आपका, क्या सॉरी आधार से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो जैसे आप सबमिट करोगे लास्ट में आईटीआरवी आता है, वेरिफिकेशन फॉर्म, वो बस साइन करके ना बेंगलुरु ऑफिस भेज दो। तुम्हारा जब तक वो गवर्नमेंट को मिलेगा नहीं ना, वो तब तक तुम्हारे आईटीआर को चेक नहीं करेंगे। वो जब गवर्नमेंट को फाइल मिल जाए तुम्हारा सिग्नेचर तुमने ही फाइल किया है, वो इस बात का प्रमाण होता है। अब साइन दो तरीके से कर सकते हो, तो ईवीसी दे दो ओटीपी के थ्रू, मान लेते तुम्ही ने किया है फाइल। अगर नहीं दे पा रहे हो ईवीसी तो आईटीआरवी। आईटीआरवी आई थिंक बहुत कम लोग करते हैं, जिनको बहुत प्रॉब्लम रहती है आधार से लिंक नहीं होता। तो प्रोसीजर टू फाइल अ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, सबको पता। अब ये साइट नहीं है, अब कौन सी साइट है बता सकते हैं। अब आपको पता है कि जो भी हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करने के लिए हमें कहाँ जाना है, इनकम टैक्स इंडिया डॉट सॉरी इनकम टैक्स डॉट gov.in। ये है वो जगह जहां से हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है ना। लॉग इन एंड रजिस्टर, ठीक है। और किसी को अगर अपना टैक्स वैक्स पे करना है, यहीं से सीधे ई पे टैक्स, अपना इनकम टैक्स तुम यहीं से जमा कर सकते हो। जैसे ही देखो यहाँ पे टैक्स अगर पे करने अगर जाते हो तो क्या मांगता है ये, तो जाहिर सी बात है तुमसे क्या मांगेगा, तुमसे मांगेगा तुम्हारा पैन डिटेल, क्योंकि तुम जमा करोगे तो अपने पैन नंबर पे ना, गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगी तुम्हें। और प्लस तुम क्या जमा कर रहे हो, कौन से सेक्शन याद है ना, 280 280 नंबर का चालान होता था, 281 नंबर का चालान होता था। तो पैन नंबर, टैन नंबर, जो लोग टीडीएस जमा करेंगे अपना टैन नंबर लिखेंगे, जो लोग इनकम टैक्स अपना जमा कर रहे हो वो पैन नंबर लिखेंगे। कंफर्म करो, मोबाइल नंबर डालो, फिर आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, मतलब अपना हम टैक्स भी जमा ऐसे कर सकते हैं। चलिए, अब देखो यहाँ पे डाउनलोड अपलोड करने का दो तरीका होता है। एक होता है क्या, जब हम लोग कोई भी आईटीआर फाइल करते हैं, तो आईटीआर फाइल करने के दो तरीके। कौन से दो तरीके, पहला तो ऑनलाइन सीधे आप जाके फाइल कर लो, है ना। दूसरा तरीका होता है डाउनलोड्स करके भी। डाउनलोड्स में जाते हो तो यहाँ देखो 25-26 का असेसमेंट ईयर है। अब इसमें यूटिलिटी इन्होंने दे रखी है, इस यूटिलिटी डाउनलोड करके भी लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूटिलिटी जो डाउनलोड करते हैं आईटीआर 1 का, ठीक है, एक्सेल बेस्ड है। पहले हम लोग इसी को करते थे, एक्सेल पे बनाते थे, उसको जेसन में कन्वर्ट करते थे, देन अपलोड करते थे। तो यहाँ पे देखो ये दिया एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी, इसको डाउनलोड करके लोग इससे भी आईटीआर फाइल करते हैं। ये ऑफलाइन हो गया, लेकिन इसको करने के बाद क्या करना होता था, ये देखो आईटीआर 1 आया, इसको राइट क्लिक, तो एक्सट्रैक्ट किया जाए, एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सेल, ये एक्सेल की फाइल आ गई ना। अरे यार, इसको ओपन करो, ये इसको ओपन करते हैं। ये देखो एम लगा है, एक्सएलएस एम मतलब मैक्रो फाइल है, इसमें सब रिकॉर्डिंग लगा है और फॉर्मूले लग रखे हैं, बस तुमको फीडिंग करनी है। तो पहले हम लोग ऐसे ही रिटर्न फाइल करते थे, इनेबल आईटीआर 1 सर्च, पहले इसको इनेबल करो। और प्लस हमें क्या है, ये मैक्रो रिकॉर्डिंग पे सब पूरा बेस्ड है, सेम वही सारा फॉर्म है, टीडीएस टीसीएस सब कुछ भरना है, सेम डिटेल भरनी है जैसे ऑनलाइन में भरते थे। बस यहाँ पे क्या करना होता है, फाइल में जाना होता है, ऑप्शन पे जाना होता है, और यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर पे जाना होता है, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग पे जाना होता है, और यहाँ पे जाना होता है मैक्रो पे, मैक्रो सेटिंग, इनेबल ऑल मैक्रो, है ना, सबको इनेबल कर दो ताकि वहां पे मैक्रो का जो रिकॉर्डिंग है वो चले, क्योंकि मैक्रो बेस्ड फाइल है सर। क्या है, इनेबल, ये सब कर दो इनेबल, चैट से ओके करो, ओके करो, ठीक। अब इसको क्लोज करता हूं मैं, फिर से ये फाइल खोलता हूँ।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईटीआर वैसे ही भरना है, फर्स्ट नेम सब कुछ यहाँ पे फ्रेश भरना पड़ेगा। तो ये अच्छा है कि वो वाला आसान था। ऑनलाइन ऑनलाइन में तुम्हारा डिटेल उटेल बाय डिफॉल्ट फेच कर लेता था, इसमें बाय डिफॉल्ट फेच नहीं करेगा। ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू फिल, हर एक चीज तुमको भरना है। जैसे तुमने अपना लिख दिया, मैंने अपना लिखा दीपक, है ना, फिर टैब दबाया, दीपक फिर कुमार, मतलब ये इन द सेंस क्या, पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, खुद फीड करना पड़ेगा डिटेल्स। फिर यहाँ देखो आपकी इनकम की डिटेल, यहाँ सैलरी बताओ, सैलरी कितनी है, क्या सैलरी तुमने बताई, सपोज करो 4,50,000 है, टैब दबाया, ऊपर देखो अपने आप आ गया। तो ये ध्यान रखना, जो ग्रीन सेल होते हैं इसमें हम लोग ये ऐसे पढ़ते थे पहले कि ग्रीन सेल्स मतलब जहां पे हम फीडिंग करेंगे, इस सेल में फीडिंग नहीं हो सकती, वो ऑटोमेटिक आएगा, कैलकुलेटेड है। तो ग्रीन सेल में ही फीडिंग हो सकती है सर। यहाँ देखिए एग्जाम्ड अलाउंसेज है, कुछ एग्जाम्ड इनकम है, तो ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर क्या है, अदर सोर्स में क्या इनकम कमाया हो तुम बता दो, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, डिस्क्रिप्शन लिखना है लिखो, नहीं तो कितना इनकम कमाया हो, सपोज 12,000 रुपीज लिख दिया, 12,000 देखो ऊपर आ गया। और तो कोई इनकम है नहीं, यहाँ देखो टोटल इनकम आ गया 387। कुछ समझे कि नहीं समझे। अब ये सब कुछ करते हैं, यहाँ देखो कहीं फीडिंग नहीं, सिर्फ ग्रीन सेल्स में हम फीडिंग करते हैं। और यहाँ देखो बगल में बटन है वैलिडेट, वैलिडेट मतलब ये फॉर्म अगर भर लिया, कहीं कोई गलती नहीं है, क्लिक करेंगे, कहेगा सर अभी तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, कुछ भरे ही नहीं होता। तो वैलिडेट में कहता है वैलिडेशन इज ओके, वैलिडेशन इज ओके मतलब सब कुछ सही से भरे हो। कैलकुलेट टैक्स लास्ट में क्लिक करते हैं, जब यहाँ पे टीडीएस की भी डिटेल भरनी होती है, अगर टीडीएस उडीएस तुमने जमा, टीडीएस उडीएस कटा है तो उसका डिटेल तुमको मैनुअल फिल करना होगा, टीसीएस, है ना। फिर टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, जहाँ पे तुम अपना बैंक का डिटेल डालते हो, जिस बैंक में तुम रिफंड चाहते हो। फिर वेरिफिकेशन, अपना नाम, ये सब लिखोगे, बाय डिफॉल्ट देखो आज की डेट आ रही है। टीआरपी के थ्रू भरवा रहे हो, खुद फाइल कर रहे हो, टीआरपी मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, ये सीए लोग करते हैं, तो सीए लोग अपना कोड डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। अगर सीए के थ्रू बस कुछ है नहीं, यहाँ सब कुछ करने के बाद यहीं से ऑनलाइन पे भी कर सकते हो, यहीं से देखो लिंक लगा हुआ है, मैक्रो नहीं काम कर रहा है। अब फाइल आपको पता है, जेसन फाइल याद होगा, टैली से याद होगा, जेसन फाइल, वहां भी जेसन फाइल, तो यहाँ भी जेसन फाइल ही अपलोड होती है सर। जेसन में जनरेट करना पड़ता है, छोटी सी फाइल आ जाती है, वही बस अपलोड करना होता है। तो अपलोड कहाँ करना होगा, अगर हमने जेसन फाइल जनरेट कर लिया, अगर ये वाला सिस्टम अगर आपको सीखना है तो पुराने आईटीआर, आप जब भी लिखो आईटीआर बाय दीपक होता तो पुराने एक्सेल की फाइल वाला, ये यूटिलिटी वाला खुल जाएगा ये। लेकिन एक चीज बताओ, आप कौन सा फाइल करना पसंद करोगे, ये ऑफलाइन वाला कि ऑनलाइन वाला, क्यों ऑनलाइन करना पसंद करोगे। डेटा फेच कर लेता है, टीडीएस वीडीएस जो कटा होता है वो भी सब फेच कर लेता है, तो वो ज्यादा आसान है सर, इसको कौन फिल करेगा। तो इसीलिए आउटडेटेड है, इसीलिए वी आर नॉट गोइंग टू कवर इट। बट हाँ, कभी तुम्हें ऐसा कोई चैलेंज मिलता है कि नहीं ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, तब ठीक है, तब फिर डिस्कस कर लेना मेरे से, कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजी है ये भी। क्लियर हो गया सबको। तो दो तरीके, ऑफलाइन यूटिलिटी को पहले भर करके फिर उसको जेसन में कन्वर्ट करके फिर अपलोड करना। अपलोड कैसे करते हैं सर, इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा, वहां पे अपलोड का बटन आता है, यहाँ देखिए, ये देखिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है ना। तो हम लोग किस में जाएंगे, ऑफलाइन। तो यहाँ पे ये लिया, यहाँ पे ऑफलाइन पे क्लिक किया, सिलेक्ट फाइल टाइप, कौन सी फाइल है, तो हम लोग एक्स ओरिजिनल है बिलेटेड है, ओरिजिनल तो मैंने फाइल कर ही लिया, तो बिलेटेड है मान लीजिए। आर यू ऑडिटिव में आते हैं क्या, नहीं आते। सिलेक्ट फाइल टाइप, कौन सी फाइल है, ITR1 है, कंटिन्यू, अटैच फाइल। तो जो जेसन फाइल होगी उसको अटैच कर लीजिए, कहाँ रखे हो जेसन फाइल, तो जेसन फाइल यहाँ रखे हो, ये बनाए होगे तो ये पे जेसन फाइल अटैच कर देना, दैट्स इट। कुछ समझे कि नहीं समझे। तो ये अपलोड करने वाला भी सिस्टम आना चाहिए कि हाँ सर होता है, ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है, ठीक, दोनों तरीके होते हैं। ऑनलाइन में दो तरीके होते हैं, ऑनलाइन में एक ईवीसी के थ्रू और एक डीएससी के थ्रू। ईवीसी इंडिविजुअल का है तो ईवीसी हो जाएगा, कंपनी कंपनी है, फर्म वर्म है तो डिजिटल सिग्नेचर चाहिए।
डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनेगा? सीए या सीए से मिल लो, कंपनी सेक्रेटरी या सीए से मिल लो, वो बनवा लेते हैं तुम्हारा। 2000 से कितना लगता है इसमें फीस? 2000 के आसपास है, 2000 2500 के आसपास होगा। तो वो फीस लगती है तुम्हें, और वो तुमसे एक फॉर्म भरवाएंगे, और 24 घंटे 48 घंटे के अंदर तुम्हारे पास आ जाएगा डिजिटल सिग्नेचर। साल भर की वैलिडिटी होती है, साल या 2 साल का आता है, मैक्सिमम 2 साल का वैलिडिटी होती है उसकी। और फिर उसके बाद सर, उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद उसको रिन्यूअल कराते हैं। क्या कराते हैं? रिन्यूअल। रिन्यूअल फीस दे दीजिए, फिर से वो रिन्यूअल हो जाएगा। तो ये खर्चा बढ़ता है डिजिटल सिग्नेचर का, समझ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। इनकम टैक्स साइट पे जाओ, अपना पैन रजिस्टर करो, यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा। ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, सिमुलेशन पे प्रैक्टिस कर चुके हो। रिटर्न ऑफ लॉस, क्या रिटर्न ऑफ लॉस भी भरना पड़ता है? जी हाँ, क्योंकि आपने एक चैप्टर पढ़ा था, कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर इस साल तुम्हें बिजनेस में लॉस हुआ, तो अगर तुम रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे क्या? कैपिटल में लॉस हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, नहीं फाइल करोगे लॉस का रिटर्न, तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लिखा है साफ साफ, अ रिटर्न ऑफ लॉस ऑल्सो बी फाइल्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन द ड्यू डेट। जैसे तुम्हारे साथ कई लोग ऐसे मिलेंगे, कई ऐसे क्लाइंट मिलेंगे, कहेंगे इस साल तो फायदा हुआ ही नहीं बिजनेस में, लॉस हुआ तो टैक्स तो देना नहीं, तो रिटर्न भी नहीं फाइल करना है। तुमको समझाना है सर, रिटर्न फाइल करना है लॉस का, आपका बिजनेस है, बिजनेस लॉस का रिटर्न फाइल करना होता है, चाहे वो स्पेकुलेटिव हो चाहे वो अदरवाइज, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड होता है अगले साल। अगले साल आप चाहते हो कि अगले साल प्रॉफिट हो, उसमें एडजस्ट हो जाए, तो करो। कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ मेनिंग, सॉरी, ओनिंग मेंटेनेंस हॉर्स रेस, रेस हॉर्स, अरे अस्तबल जो चलाते हैं घुड़दौड़ वाले। अब अगला जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, बिलेटेड रिटर्न क्या होता है? सबको पता है, ड्यू डेट के बाद जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे नहीं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे लोग बोलते हैं, जो डेट के बाद, तो ड्यू डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हो, यानी इस समय अगर कोई भी इंडिविजुअल अपना रिटर्न आईटीआर 1 फाइल कर रहा होगा, है ना, तो उसको क्या भरना होगा? उसको अब बिलेटेड रिटर्न ही फाइल करना, उसका सेक्शन होता है 139 के सबसेक्शन 4, है ना। ये याद भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दिखता है ये चीज। दिस इज एप्लीकेबल टू एनी पर्सन हु इज नॉट फर्निश्ड हिज रिटर्न विद इन द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट तो आपने पढ़ा अभी, इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई, नॉन और जो मतलब एक तरीके से कह लो नॉन ऑडिटेड के लिए है 31 जुलाई, और ऑडिटेड के लिए क्या है 31 अक्टूबर। ठीक है। हाँ, एक और चीज, अब अगर उसका रिटर्न फाइल कब तक कर सकते हो? असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर बाद भी 2 साल में आप अपना रिटर्न फाइल कर दो, या 3 साल, ऐसा कुछ दिया हुआ है गवर्नमेंट ने ऑप्शन। उसके बाद अगर जाओगे तब तो सर इनवैलिड रिटर्न कहलाएगा, फाइल ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हारा जेन्युइन रीजन था जिसके कारण तुम नहीं फाइल कर पाए, तब तुम जाओगे अपने टैक्स ऑफिसर के पास, एक ऑप्शन लोगे कंडोनेशन ऑफ डिले, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का ऑप्शन आता है। तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के तहत वो तुम्हारा डेट आगे बढ़ा सकता है या ऑप्शन दे सकता है, लेकिन उसमें बहुत टिटिम्मा है, दैट मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपको। टैक्स ऑफिसर को क्या करना होगा? सेटिस्फाई करना होगा कि आपने क्यों रिटर्न नहीं फाइल किया। सर उस साल मैं कोमा में था, कहाँ से रिटर्न फाइल करता, या फिर कुछ इस तरह का कोई मेडिकल इश्यूज था, या कुछ भी इस तरह का था, आई एम नॉट एबल टू फाइल माई रिटर्न, है ना, जो भी। रिवाइज रिटर्न क्या होता है? रिवाइज रिटर्न समझ रहे हो ना? अगर ओरिजिनल रिटर्न तुमने टाइम ड्यू डेट के अंदर फाइल किया है, ड्यू डेट के अंदर अगर तुमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया तो और बाद में पता चला है रिटर्न में मैंने कोई चीज मिस कर दिया है, कोई इनकम दिखाना भूल गया या कोई टीडीएस दिखाना भूल गया था, तो आप उसको फाइल कर सकते हो रिवाइज रिटर्न। लेकिन रिवाइज रिटर्न कौन फाइल करेगा? वही जिसने अपना आईटीआर ड्यू डेट के अंदर फाइल किया हो। अब सपोज करो तुमने 31 जुलाई को तुमने रिटर्न फाइल कर लिया था, बाद में तुम्हें कुछ गलती दिखी, तुम उसको रिवाइज कर दी, फिर बता फिर गलती हो गई, फिर रिवाइज कर लो, फिर अरे फिर गलती हो गई, फिर रिवाइज कर दो। तो देयर इज नो एनी लिमिट कि कितनी बार रिवाइज किया जा सकता है, बट मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि करते ही रहो। ठीक है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना करते ही रहो। यहाँ लिखा है देयर शुड बी ओमिशन, रॉन्ग स्टेटमेंट हो सकता है ओरिजिनल रिटर्न में, कई बार मिस हो जाता है चीजें। द ओरिजिनल रिटर्न शुड हैव बीन फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। टाइम लिमिट, रिवाइज रिटर्न का क्या क्या होता है? एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर।
completion of the assessment, whichever is earlier. Act does not place restriction on number of times of return can be revised. कहीं भी एक्ट में, कानून में ये नहीं लिखा है कि कितनी बार रिवाइज किया जा सकता है. A belated return cannot be revised. मैंने क्या बोला, आप रिवाइज कब कर सकते हो, जब आपने ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल किया हो. अगर तुमने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया हो और फिर चाहते हो उसको रिवाइज करना, नॉट पॉसिबल. अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस. फुल फॉर्म ऑफ आईटीआर इज क्लियर एवरीवन. इनकम टैक्स रिटर्न. रिटर्न का मतलब वापसी है कि डिटेल है? रिटर्न्स का मतलब डिटेल है. यू हैव अर्न इंटरेस्ट इनकम 30 लाख रुपए एंड बैंक इंटरेस्ट 10,000. यू हैव टू सबमिट. कौन सा आईटीआर फाइल करना है तुम्हें? आईटीआर 1 से काम हो जाएगा. सही है. योर फ्रेंड हैज अर्न इनकम 10 लाख रुपीज फ्रॉम बिजनेस एंड ही एंड शी इज फाइल सबमिट. कौन सा आईटीआर वो फाइल करे? आईटीआर 3 कर सकता है बिल्कुल, और आईटीआर 4 कर सकता है. दो चीज ऑप्शन है उसके पास. 10 लाख की सेल है ना, 2 करोड़ से नीचे अगर है, कितने से कम है? नीचे है. अगर 8% प्रॉफिट दिखा सकता है तो आईटीआर 4 फाइल कर ले, और 8 से कम दिखाना है तो ऐसे में आईटीआर 3 फाइल करे. फिर टाटा स्टील लिमिटेड इज टू सबमिट आईटीआर ऑन और बिफोर. टाटा स्टील कौन सा आईटीआर फाइल करेगा? आईटीआर 6. कंपनी के लिए आईटीआर 6 होता है. आईटीआर 7 तो पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट, उन सब के लिए है ना. कैसे पता चलता है बालाजी का इतना कलेक्शन हुआ, इतना फलाने मंदिर में इतना कलेक्शन हुआ, ये वो? क्योंकि उन लोग को भी आईटीआर अपना फाइल करना पड़ता है. भले टैक्स ना दे, बट उनको ब्यौरा देना पड़ता है. आईटीआर 7. इनको क्या फाइल करना है? टाटा स्टील को आईटीआर 6. और इनका लास्ट डेट क्या है? 31 अक्टूबर. टर्नओवर ऑफ माय बिजनेस 22-23 इज 20 लाख. आई हैव टू सबमिट आईटीआर ऑन और बिफोर. तुम्हारा बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख है ना, तो कौन सा आईटीआर फाइल करना है? बोलिए. अगेन वही है, सेम वही चीज बोलिए ना आप. सर 2 करोड़ से नीचे आपका 44 रेडी में जाएंगे अगर इंडिविजुअल है ना आप, तो आईटीआर 4 कब तक फाइल करेंगे? 31 जुलाई तक. अदरवाइज 31 अक्टूबर. यू हैव सबमिट रिटर्न ऑन 30 दिसंबर 2022. टोटल इनकम इज 60 लाख. अब बताइए, ये टर्नओवर बोला था, ध्यान रहे, इनकम नहीं. अब यहाँ यू हैव सबमिटेड रिटर्न 30 दिसंबर. टोटल इनकम दिया है 60 लाख रुपए. अमाउंट ऑफ लेट फीस इज, अमाउंट ऑफ लेट फीस बताओ. 30 दिसंबर को फाइल कर रहे हो ना? हाँ बोलो. तो भी 20 लाख इनकम है, 2 करोड़ का 8% निकालो ना, कितना होगा? 16 लाख दिखा सकते हैं. क्यों? 2 करोड़ का 20 दो 8% कितना होगा? 8 दूना 16 है ना. तो आई थिंक 16 लाख रुपए है. 16 लाख है कि 1,60,000 आएगा? अरे 2 करोड़ का सीधे 10% कितना होता है? 20 लाख ही तो होता है ना. 20 लाख का सही तो बताया मैं, 16 लाख. अगर यहाँ 20 लाख इनकम होती तो पक्का ये ना आप अधिक हो, तब तो आपके लिए आईटीआर कौन सा होता? आईटीआर 3 होता है ना. आईटीआर 4 भी हो सकता है. नहीं नहीं, सही कह रहा है. उससे ज्यादा दिखाना, उससे कम नहीं दिखाना है. 16 लाख से ज्यादा ही ना 20 लाख. तो आप क्या कर सकते हो? आईटीआर 4 भी फाइल कर सकते हो, आईटीआर 3 भी फाइल कर सकते हो. दोनों ऑप्शन. और ऑडिटेड में अगर जा रहे हो, किस में जा रहे हो? ऑडिटेड में, तब तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है. ऑडिट नहीं हो रहा है तो 31 जुलाई लास्ट डेट है. अब 60 लाख की इनकम है सर, इनके लिए बताइए, इनका लेट फीस बताइए कितना होगा? 30 दिसंबर को रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 5,000 रुपए फाइन है. बंधन लिमिटेड इज टू बी सबमिटेड रिटर्न. कंपनी है सर, तो कौन सा रिटर्न फाइल करेगा? आईटीआर 6. इट हैज सबमिटेड इट्स आईटीआर ऑन 31 मार्च 2022.
अमाउंट ऑफ लेट फीस इज, बताइए पक्का। इट हैज सबमिटेड, अपना आईटीआर फाइल कब कर रहे हैं? एक है 26 में रिटर्न फाइल कर रहा है, बताओ। तो दिसंबर के बाद ना फाइल कर रहा है, दिसंबर के बाद मार्च में फाइल कर रहा है, इसका लेट फीस कितना होगा? 10,000 रुपये। डिटरमाइन द इनकम टैक्स रिटर्न एंड विच विल बी द बेस्ट सूटेड फॉर द फॉलोइंग पर्सन। मिस्टर अरविंद है, इनकी सैलरी एम्प्लॉय है एंड ऑल्सो हैविंग द हाउस प्रॉपर्टी इनकम। कौन सा आईटीआर? आईटीआर 1 एक ही है ना, कहीं ऐसा तो मेंशन नहीं है दो तीन, तो एक ही मानेंगे। एक हाउस प्रॉपर्टी है, बाकी उसकी सैलरी इनकम है, तो कौन सा अरविंद आईटीआर फाइल करेगा? आईटीआर 1। मिस्टर जे के श्रीवास्तव is having house property income and is a partner of a firm, और फर्म में एज अ पार्टनर भी है। ये फर्म में पार्टनर है, फर्म का नहीं फाइल करना है, ये किसी फर्म में एज अ पार्टनर है, तो इसका पीजीबीपी इनकम भी तो है, तो यानी कौन सा आएगा? आईटीआर 3। कौन सा फाइल करेगा? आईटीआर 3 फाइल करेगा, क्योंकि फर्म में एज अ पार्टनर है। अगला बताइए। मिस्टर अली अकबर खान is salaried employee, but during the year he sold jewelry which comes under the capital gain। आईटीआर 2 फाइल करेगा, कैपिटल गेन हो रहा है सर। आपको याद होगा आईटीआर 2 में 4 हेड के इनकम दिखाते हैं एक्सेप्ट पीजीबीपी, पीजीबीपी छोड़ के, तो यहाँ कैपिटल गेन हो रहा है ना सर, तो कैपिटल गेन के लिए कौन सा सही रहेगा? आईटीआर 2। मिस्टर विक्रम सिंह इज अ बिजनेसमैन हु इज हैविंग कैपिटल गेन इनकम। इनके लिए भी आईटीआर 2 सही रहेगा। बिजनेसमैन है, नहीं 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 लिखा है बिजनेसमैन है, हु इज हैविंग अ कैपिटल गेन, तो आईटीआर 3, उसमें उसकी बिजनेस की इनकम भी हो जाएगी और कैपिटल गेन की भी इनकम हो जाएगी। मिस्टर अभिषेक अग्रवाल इज हैविंग सैलरी इनकम एंड इनकम फ्रॉम लॉटरी, जल्दी बताइए। मिस्टर अभिषेक अग्रवाल इज हैविंग सैलरी इनकम, कौन सी इनकम हो रही है उनकी? सैलरी इनकम एंड इनकम फ्रॉम लॉटरी। हम्म, तो ध्यान रहे इनकम फ्रॉम लॉटरी है, सैलरी इनकम है, तो जाहिर सी बात है आईटीआर 1 में तो सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम अदर सोर्स में दिखा सकते, कैजुअल इनकम नहीं दिखा सकते, तो इनको मजबूरी में आईटीआर 2 फाइल करना होगा। क्या फाइल करना होगा? वही आईटीआर 2 जो अब आप लोग को फाइल करना है, ठीक है ना, सिमुलेशन पे। लेकिन कई लोग आईटीआर 1 ही नहीं हुआ तो आईटीआर 2 क्या जाएंगे, तो आईटीआर 1 जिसका इसका हो गया प्लीज हेल्प करें उन लोगों को जिनका आईटीआर 1 नहीं हुआ है। शिवांगी आपकी बात कर रहा हूँ, उन लोगों को हेल्प करिए। मिस्टर सैमुअल जोन्स जोन्स इज हैविंग सैलरी इनकम एंड ही हैज रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। बताओ, सैलरी इनकम है प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक कमा रहे हैं, आईटीआर 1, ठीक सही। नाउ टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ पैन। परमानेंट अकाउंट नंबर। हु शुड अप्लाई पैन? कौन अप्लाई करेगा? इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, है ना, सातों एसएससी पढ़े थे ना सातों, और जिसको टैक्स देना है जिसके बिजनेस इनकम है। इन विच केस कोटिंग ऑफ पैन इज कंपल्सरी। कोई भी ऐसा दो तीन सिचुएशन बताओ जिसमें पैन नंबर देना जरूरी होता है। मैं आईटीआर से दे आईटीआर पे ही आ गई तुम, वो तो होता ही है, उसके अलावा मतलब सिचुएशन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब कंपलसरी कोटिंग? हाँ ठीक है, आईटीआर फाइल करना है तो पैन चाहिए। और बताइए, अगर आपको 4 व्हीलर खरीदना है तो पैन चाहिए, अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना है जिसमें शेयर खरीदना बेचना है तो पैन नंबर चाहिए। बात समझे ना? तो बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे आप बैंक में 50,000 से ज्यादा कैश जमा कर रहे हो तो पैन नंबर चाहिए। तो दीज आर द पॉइंट जहाँ पे आपको कंपलसरी अपना पैन नंबर देना। और भी बहुत सारे हैं केसेस, आप लोग जानते हो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ यू आर नॉट अप्लाइड पैन, सो द पैन इज मैंडेटरी। पैन मैंडेटरी था बट आपने पैन नहीं अप्लाई किया, कितना पेनल्टी है? 10,000। कितना फाइन है?
10,000 है, बुक्स में दिया है, मतलब सॉरी इस पीपीटी में है। What if the any person who does not have PAN, if he enters into any specified transaction, तो उसको क्या करना होगा? फॉर्म 60 भरना होगा। कौन सा फॉर्म? फॉर्म 60, फॉर्म नंबर 60 भरना होगा। सर पैन नहीं है तो उसको फॉर्म 60 भरना होगा, उसको डिक्लेयर करना होगा कि मेरे को पैन की जरूरत। बहुत से किसान लोग होते हैं जो ऐसे कोई ट्रांजेक्शन कई बार करते हैं और उनके पास पैन नहीं होता, तो ठीक है सर आप क्या करिए, फॉर्म 60 फाइल करिए। व्हाट इज द रिक्विजिट फॉर अप्लाइंग पैन? पैन अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको? मतलब आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 3 प्रूफ चाहिए आपको, प्लस फोटोग्राफ्स। प्लस क्या चाहिए? फोटोग्राफ, है ना, ये आपको चाहिए होता है पैन अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट। हाँ, तो मतलब ये है बिल्कुल सही। तो मतलब तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या चीज है। आधार कार्ड एग्जैक्टली तीनों का प्रूफ हो गया ना, तीनों का प्रूफ हो गया। किसका इसका प्रूफ हो गया? आईडी प्रूफ भी हो गया, एड्रेस प्रूफ भी हो गया और डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ हो गया। स्टेट द वेबसाइट फ्रॉम वेयर द पैन इज अप्लाइंग, जहां से पैन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। टिन डैश प्रोटीन वाली साइट है ना, लेट मी शो यू। ऑलरेडी आप लोग जानते हो लेकिन फिर भी दिखा दे रहा हूँ, इसी बहाने रिकॉर्डिंग्स में भी आ जाएगा। ये tinpan.proteinTech.in, ये वो वेबसाइट है जहां से आप क्या करते हो? अप्लाई करते हो। खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है, जाने दो, वेबसाइट आ ही गया। नेक्स्ट क्या है? स्टेट द अमाउंट फीस फॉर अप्लाइंग द पैन। 106 रुपये 90 पैसा। तो सिंपली डायरेक्टली यू कैन से 107 रुपये 107। डॉक्यूमेंट विद सबमिटिंग अलॉन्ग विद द पैन, तो आपने बोला आधार, पासपोर्ट लगा सकते हो, आधार लगा सकते हो, है ना। कभी कभी आधार पे ना ईयर ऑफ बर्थ होता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगा दीजिए हाई स्कूल का, वो भी उस पर डेट ऑफ बर्थ आपका होता है। हाउ मेनी डिजिट्स इन द पैन? पैन में कितना डिजिट होता है? इफ यू हैव बीन अलॉटेड अ पैन देन व्हाट विल बी द फिफ्थ लेटर ऑफ योर पैन? पांचवा लेटर क्या होता है? सरनेम का पहला डिजिट, पहला करेक्टर। फोर्थ लेटर ऑफ पैन इज इन द केस ऑफ कंपनी विल बी असेसी का टाइप, कौन सा असेसी है वो, ठीक है। नाउ फिफ्थ लेटर ऑफ पैन इज इन द केस ऑफ कंपनी क्या होता है? कंपनी के केस में सी होगा, हम लोग के केस में पी होगा। विच डिपार्टमेंट इशू पैन कार्ड? पैन कार्ड कौन सा डिपार्टमेंट इशू करता है? हाँ, आयकर विभाग कह सकते हो, बाकी हाँ बिल्कुल सही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नाउ अब देखिए यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन लास्ट। विच आईटीआर फॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर सैलरीड इनकम? जल्दी बताओ। आईटीआर 1 है, सैलरीड क्लास बोला है। आईटीआर 1 और 2 उस केस में जो 50 लाख से ज्यादा हो। नॉर्मली कोई आपसे पूछे सैलरी क्लास, आईटीआर 1 बोलोगे। व्हाट आर द ड्यू डेट फॉर सबमिटिंग आईटीआर? ऑडिटेड के लिए, ऑडिटेड के लिए क्या है? 31 अक्टूबर। नॉन ऑडिटेड के लिए 31 जुलाई। विच आईटीआर फॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्स बिजनेस इनकम? प्रिजम्पटिव वालों के लिए कौन सा आईटीआर है? वही 44AD 44ADA 44AE वालों का। बिजनेसमैन जो 8% प्रॉफिट दिखा दे, उस केस में क्या होता है? उनके लिए आईटीआर 4 होता है। इस आधार नंबर मैंडेटरी फॉर सबमिशन आईटीआर? क्या आईटीआर फाइल करने के लिए आधार नंबर मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब कंपलसरी है? ऑलरेडी पैन आपके ऑलरेडी आधार लिंक है, तो पैन की कोई जरूरत नहीं होती, आधार की कोई अलग से कोई जरूरत नहीं होती। हाँ क्या बोल रही थी? हाँ तो लिंक ही रहता कि बिना आधार लिंक हुए आप पैन, आप आईटीआर फाइल कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो? इफ समवन कि इसका पैन आधार से लिंक नहीं हो, जाके आईटीआर फाइल करेगा, होगा ही नहीं। कहेगा पहले जाओ पहले अपना लिंक करो पैन आधार से लिंक करो उसके बाद होगा, है ना। अच्छा, पक्का हुआ है, अच्छा ठीक। इज इट मैंडेटरी टू सेंड आईटीआर वी बाई पोस्ट? आईटीआर वी वेरिफिकेशन पोस्ट थ्रू भेजना जरूरी है, मैंडेटरी है? नहीं,
अगर आप ईवीसी के थ्रू कर रहे हो तो मैंडेटरी थोड़ी ना है। आधार वेरिफिकेशन कोड कर तो आईटीआरबी मैंडेटरी थोड़ी ना है। डीएससी कर रहे हो तो मैंडेटरी थोड़ी ना है। हाँ, अगर आपने क्या नहीं किया है, अगर आपने डीएससी या उसका यूज नहीं किया है ना, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, आपको आईटीआरबी भेजना पड़ेगा। कंपनी के केस में तो आईटीआरबी का केस होता ही नहीं है सर, वहां तो डीएससी मस्ट है, बिना डीएससी आप आईटीआर फाइल ही नहीं कर सकते। कैन आई सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट? हाँ, कर सकते हैं, पेनाल्टी लगेगी, बिल्कुल सही। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर सबमिटिंग द बिलेटेड रिटर्न? अब बिलेटेड रिटर्न का टाइम बढ़ गया, पहले क्या था बिलेटेड रिटर्न, ये ड्यू डेट असेसमेंट ईयर के एंड तक, जुलाई क्रॉस हो गया लेकिन अगले 31 मार्च तक हम लोग करते थे, लेकिन अभी क्या 2 साल और आगे एक्सटेंड कर दिया, 2 साल और आगे तक आप रिटर्न फाइल कर सकते थे। यानी 24-25 का अगर आपने 25-26 में नहीं किया तो 26-27 में भी कर सकते हो, 27-28 में भी कर सकते हो विद द फाइन। व्हेन एंड हाउ टू पे इनकम टैक्स? इनकम टैक्स पे करते सर चालान के थ्रू, 280 नंबर का चालान है ना। मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी पर्सन, डू नॉट फॉरगेट टू डिडक्ट टीडीएस। अब हमें पढ़ना है टीडीएस, तो यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स का पार्ट कंप्लीट होता है ना। अब हमें समझना है क्या, टीडीएस। तो अब टीडीएस पे हम लोग को फोकस करना है। तो टीडीएस में 2-3 पॉइंट है, बस उसी को ध्यान देना है, दैट्स इट। ये भी खत्म होगा, फिर हम लोग टीडीएस रिटर्न्स पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? टीडीएस रिटर्न्स। तो मैं चाहता हूँ टीडीएस रिटर्न पे आने से पहले आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न जो आपको सिमुलेशन दिया है जिसपे आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो कंप्लीट कर लो, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।